पिछले 5 दिनों से लगातार तमाम सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर जो खबरें सबसे प्रमुखता के साथ चलाई जा रही हैं वो खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नियुक्ति पत्र सौंपते समय जो मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा, उसके बाद ये विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि सिर्फ भारत के अंदर नहीं विदेशी चैनलों में भी ये खबरें चलाई गई। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं इस बात को कि विदेश के चंद प्रमुख टीवी चैनलों में अल जजीरा का भी नाम आता है और अल जजीरा ने भी इस खबर को नकारात्मक रूप से चलाया है, जिससे देश की छवि खराब हुई है। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस घृणित कार्य के बाद उनके समर्थन में आने वाले नेताओं में जो होड़ लगी और कुछ मुस्लिम नेताओं ने उनके समर्थन में जो बेतुका बयान दिया और उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री संजय निषाद जी ने जो बयान दिया वो और ही अधिक आपत्तिजनक बयान था। संजय निषाद जी के विषय में मैं मात्र इतनी बात बता दूं कि संजय निषाद जी की राजनीति पूरी तरह से जो मजबूत हुई या यूं कहें कि जो राजनीतिक सफर उनका शुरू हुआ वो मुस्लिम वोटों के सहयोग से शुरू हुआ और मुस्लिम वोटों में भी स्पेशली अंसारी बिरादरी के वोटों का बड़ा सपोर्ट उनको रहा है। और मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पीस पार्टी ने संजय निषाद जी को अपनी पूरी ताकत से प्रमोट किया था। एक जमाने में गठबंधन हुआ था, दोनों नेता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब और संजय निषाद साहब एक मंच पर दिख भी रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन जिन नेताओं को भारत का अल्पसंख्यक प्रमोट करता है, ताकत लगाता है, उसके नारे लगाता है, उसको लीडर बनाता है, जब वो किसी और दल से गठबंधन कर लेता है तो सबसे ज्यादा हमला मुसलमानों पर करता है। अब ये डर और ये भय होने लगा है माइनॉरिटी को कि ऐसे में मुसलमान किसके साथ जाए, किसके साथ जाए। आज हमारी आबादी अधिकांश माइनॉरिटी पूरे भारत में या तो कांग्रेस को वोट देती है या आरजेडी को या टीएमसी को या समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को या फिर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को। माननीय चंद्रशेखर रावण जी को सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त मुसलमानों का जबरदस्त समर्थन नगीना के अंदर मिला था और वो माननीय सांसद बन गए अब और वो बोल भी रहे हैं। लेकिन क्या कभी भविष्य में उनका भी गठबंधन किसी और से हो जाएगा तो वो भी बदल जाएंगे क्या? ये सोचकर भारत का मुसलमान बहुत चिंतित है कि आखिर सोच में इतनी जल्दी परिवर्तन, विचारधारा में इतना बदलाव और भाषा और शैली में इस तरह का माने तीखापन ये अचानक केवल सत्ता और कुर्सी के कारण क्यों आता है। मैं सारी बात आपके सामने रखूंगा, पीस पार्टी की क्या क्या आपत्ति है वो भी बात रखूंगा आपके सामने। लेकिन एक उदाहरण देश की जनता, विशेषकर हमारे जो हिंदू भाई हैं, देश की बड़ी आबादी जो हमारे हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए मैं स्पेशल एक बात कहता हूं। दिल्ली में एक नेता कपिल मिश्रा हुआ करते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चले गए नहीं, और मैं रॉन्ग कह रहा हूं, चले गए दुनिया से नहीं चले गए, पार्टी से चले गए। पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में वो मंत्री भी थे। विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, ऑफ रिकॉर्ड नहीं ऑन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड मिट नहीं सकता, विधानसभा के अंदर उनका एक भाषण है जो अब फिर वायरल हो रहा। उस भाषण में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, स्वतंत्र भारत में किसी प्रधानमंत्री पर सदन के अंदर या सदन के बाहर इस तरह का आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया। मैं उस आरोप को दोहराऊंगा नहीं, वीडियो देखिएगा। मुसलमानों के पक्ष में जो कपिल मिश्रा के बयान है या यूं कहें कि जो सच बयान है, मैं पक्ष विपक्ष क्या कहूं इसको, जो सच्ची बात है जो कपिल मिश्रा जी ने तब रखी थी, अचानक भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके जो बयान है, दोनों को आप मिलाएंगे तो आग और पानी, यानी के
जमीन और आसमान का फर्क। आखिर ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों होता है, यह एक बड़ा सवाल है। अब यह डर लगता है कि किस पर भरोसा करे। राजनेताओं ने अपना भरोसा खो दिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समर्थन में जो बयानों का एक लंबा चौड़ा सीरीज है, एक पूरी फहरिस्त है, उसमें सबसे ज्यादा बड़बोले नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू का नाम है। गिरिराज बाबू ने कहा कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़े है। देखिए ये बहस क्या है और कहां ले जाया जा रहा। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये भारत है। और यहां आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो आपको चेहरा दिखाना होगा। देखिए एक तर्क, पासपोर्ट बनाने जाएंगे, पहचान पत्र बनाने जाएंगे, आधार कार्ड बनाने जाएंगे, कुछ भी बनाने जाएंगे, रियलिटी है कि चेहरा दिखाना होगा और चेहरा दिखाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी हमारी करोड़ों महिलाएं, माएं और बहनें हैं जो घूंघट करती हैं। मैं हिंदू भाइयों के लिए कह रहा हूं, आज भी घूंघट प्रथा समाप्त नहीं हुआ इस देश से और ना होगा। हालांकि करने की कोशिश की जा रही है। जो वेस्टर्न कल्चर है या आर्यन कल्चर है वो थोपा जा रहा, यानी आरएसएस का जो कल्चर है वो कल्चर ये है कि नहीं घूंघट ना हो। मतलब क्या है समझ लीजिए, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, शब्द फिर दूसरे आ जाएंगे। जिस संस्कृति की रक्षा की बात की जाती है, तथा कथित संघ और संघ के समर्थक सड़कों पर कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन किया जा रहा। सच्चाई यह है कि संस्कृति की रक्षा की जा रही है इस्लाम के द्वारा, हिंदुत्व के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, दलितों के द्वारा, पिछड़ों के द्वारा। लेकिन संघ समर्थक सभी घटक सांस्कृतिक परिवर्तन के सबसे बड़े समर्थक हैं वो। इसलिए कि हिजाब का जब मसला आता है, हिजाब का मतलब नकाब, नकाब का मतलब पर्दा। अब आपको मैं बताऊं, गर्मी के मौसम में आप दिल्ली की सड़कों पर भी घूमते होंगे तो आपने देखा होगा हमारी बहनें दुपट्टा बांध कर चलती हैं। आम दिनों में भी हमारी बहनें दुपट्टा बांध कर चलती हैं। आम दिनों में वो बहनें हिंदू भी होती हैं, सिख भी होती हैं, ईसाई भी होती हैं, बौद्धिस्ट भी होती हैं, जैनीज भी होती हैं, मुस्लिम भी होती हैं। केवल नकाब से ही नहीं ढका जाता, दुपट्टे से भी ढका जाता है, साड़ी से भी ढका जाता है। जो जहां का लिबास है, यहां तक के वो जो राजस्थान में एक लिबास है जिसको आप जो घाघरा और चोली वाला लिबास बोलते हैं, उसमें भी इतना बड़ा दुपट्टा है कि आप किसी भी शादी में, ब्याह में, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाएंगे, आप देखेंगे राजस्थान की हमारी माएं और बहनें इतने दूर तक लंबा घूंघट करती हैं। और एक विवाद, जब ये नीतीश कुमार जी का विवाद आया तो एक वीडियो पुराना भी आया अशोक गहलोत जी का, और अशोक गहलोत जी नकाब नहीं खींच रहे हैं, घूंघट हटा रहे हैं। और एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, उसको मैं आपके सामने गा नहीं सकता हूं, घूंघट हटा रहा हूं मैं, उससे आगे मैं नहीं बोलूंगा, लोग जानते हैं। तो 2 सेकंड। तो घूंघट पर था, पर्दा अर्थात पर्दा, और पर्दा बाहरी नहीं, हमारे यहां घरों के अंदर भारत की संस्कृति है। भैंसुर को देखकर हमारी माएं और बहनें घूंघट करती हैं, ससुर से भी घूंघट करती हैं, जितने भी है उनके पति के बड़े होते हैं, चाचा ताऊ, सबसे घूंघट करती हैं। क्या मतलब है? यह आतंकवाद से इसको जोड़ेंगे आप? इसको आप मैंने संस्कृति का पतन कहेंगे आप, या संस्कृति की रक्षा कहेंगे आप? इसलिए आपकी मानसिकता गलत है। अब मुख्य मुद्दे पर बोलूं, फिर आप सवाल लेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो कृत्य किया, नीतीश कुमार वृद्धावस्था में है, बीमार है, मानसिक रोगी है, इसमें कोई शक नहीं। ये बातें चुनाव से पहले भी आई थी, और चुनाव से पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं मंचों पर। जब जनगण मन चल रहा था, राष्ट्रगान, तो वो जो है एक अफसर को गुदगुदी कर रहे थे, घुमा रहे थे, और एक को प्रणाम भी कर रहे थे, आने वाले को स्वागत भी कर रहे थे, राष्ट्रगान का अपमान।
किसी ने कुछ नहीं कहा, चूंकि सत्ता पर रहते हुए पाप जो है वो मायने नहीं रखता है। अगर विपक्ष में आप हैं और छोटा पाप भी आपने कर दिया तो आपको जेल के सलाखों में 1-2 रात तो बिताना ही पड़ेगा, लेकिन सत्ता में है तो बड़े बड़े पाप दाब दिए जाते हैं। राष्ट्रगान का अपमान कोई मुस्लिम अगर कर दिया होता, गलती से भी, भूल से भी अगर उससे कोई गलती हो गई होती तो उसकी सजा उसको मिलती, लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए राष्ट्रगान का अपमान किया, कोई बाबीला नहीं मचा। पक्ष तो पक्ष, विपक्ष ने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। भतीजा जो उनके हैं, उन्होंने इतने हल्के में 75 विधायक थे तब इनके पास, उनके भतीजे के पास जो बॉडी बिल्डर भी है, सेहत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, पावर भी था, अब नहीं है। 75 विधायक थे तेजस्वी जी के पास। राष्ट्रगान का जब अपमान हुआ था, तेजस्वी जी ने भी मौन धारण किया, कोहराम मचा देना चाहिए था और उसी वक्त इस्तीफा ले लेना चाहिए था, नहीं हो सका। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि सत्ता पक्ष के लोग गलती पर गलती करते हैं, विपक्ष के लोग चुप्पी पर चुप्पी साधे चले जाते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने यह काम कर दिया। नीतीश कुमार जी को फौरन माफी मांग लेनी चाहिए थी सार्वजनिक रूप से। कौन है जो नीतीश कुमार को माफी मांगने से रोके हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा, यह आपत्ति की बात है। क्या उनको कवर फायर देने के लिए भाजपा और आरएसएस के लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? क्या इसके अंदर भी इस्लाम और हिंदुत्व का एंगल ढूंढा जा रहा है? क्या मुस्लिम महिलाओं के अपमान को सुनियोजित ढंग से करवाया गया? बहुत सारे सवाल हैं, इसका भी जवाब जानना चाहता है भारत का आम नागरिक। लेकिन सबसे बड़ी निंदनीय घटना उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री संजय निषाद जी ने किया। बोला वो तो घूंघटे छू लिया था, कुछ और छू लेता तो, हिजाब ही छू लिया था, कुछ और छू लेता तो। ये शब्द समझिए। अरे मंत्री जी, आपका संस्कार वैसा है कि आप छूते ही रहते हो कुछ भी, पता नहीं क्या कहां आपकी परवरिश हो गई। आप तो अच्छे भले जाति से संबंध आपका है। निषाद राज तो एक जाति ऐसी है जिसका हर जगह वर्णन आता है, आदर और सम्मान से नाम लिया जाता है। अरे पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद निषाद जी से संस्कार सीख लेते कि निषाद कैसा होता है। आपने वो भी नहीं सीखा, हालांकि उसी पीस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कम से कम पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद निषाद से सीख लेते, संजय निषाद, कि इंसान को किस तरह की भाषा, किस तरह की बोली बोलनी चाहिए। ये शब्द कि कुछ और छू लेता तो फिर बहुत कुछ होता। इतने पर भी अभी जो हुआ है यह विपक्ष के निकम्मेपन के कारण मामला हल्का है, वरना बवाल ही बवाल था। लेकिन विपक्ष का वीडियो भी ला दिया गया सामने कि और भी संस्कारी राजस्थान में थे, इसलिए विपक्ष चुप हो गई। कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती, उनके पास तो शब्द ही नहीं है इस पर। अनेकों सवाल है इस देश में। अब अंतिम बात मैं बोल दूं, फिर सवाल करेंगे। मेरे देश के लोगों, भारत में, स्वतंत्र भारत में संविधान का राज है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में यह कहा गया है कि आप इच्छा अनुसार पहनेंगे। आप कुर्ता पैजामा पहने, कोट टोपी टाई पहने, पैंट पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने, यहां तक कि आप नंगे रहें, इसकी भी अनुमति है, आजादी है। हमारे एक धर्म है हमारे देश में जहां नागा बाबा रहते हैं, नागा शब्द ही नागा। और एक जैन धर्म हमारे यहां, उनके भी धर्मगुरु बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। कोई रोकता है क्या? कोई टोकता है क्या? किसी ने आपत्ति की है क्या? भाई भारत है, भारत का संविधान उनको अनुमति देता है। उनकी संस्कृति, उनका धर्म वो लालन पालन करें, हमें क्या आपत्ति होगी। लेकिन आप कहोगे कि नंगा तो हम घूमेंगे, मगर तुमको हम पर्दे में रहने नहीं देंगे। मरते दम तक, क़यामत तक यह नहीं हो सकता है। अगर तुमने जबर करने की कोशिश की, अगर तुमने संविधान की इन तमाम स्वतंत्रताओं को समाप्त करने की कोशिश की, मजहबी आजादी पर अगर तुमने ब्रेक लगाने की कोशिश की, तो तुमसे हम लड़ेंगे वैसे ही जैसे अंग्रेज से लड़े थे। पीछे हटने वाले नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। इसलिए यह ऐलान समझ लेने का, तोता बोलने की जुर्रत न करें, तोता बोलने की कभी हिम्मत न करें। भूल जाएं आप क्या आप धमका रहे हैं किसी को। कोई आपकी धमकी और डरने में, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम समाज में सद्भाव फैलाने वाले लोग हैं, हम अमन, चैन, प्यार, प्रेम चाहते हैं। इसलिए हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बात करते हैं। आप ये कहते हैं
तो में फिर आप भी नहीं रहोगे, आप शूद्र हो। जिस मनुस्मृति को आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो संजय निषाद जी, याद रखो कि आपका क्या होगा। आप तो कहते हो, आपको शर्म नहीं आई ये बात बोलते टाइम? आपने सोचा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं? समस्त महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना यह हमारा धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, सांस्कृतिक कर्तव्य और हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी महिला का कोई यदि इस तरह का अपमान करे, उसके इच्छा के विरुद्ध। अब नीतीश कुमार जी से एक लाइन की बात और देश के लोग जाने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल होता, लिस्ट बनती है, बगैर जांच पड़ताल के कोई अंदर नहीं जाता। तो वो महिला नुसरत परवीन जो अंदर गई थी, क्या उनका जांच पड़ताल नहीं हुआ था? बगैर पड़ताल के आपने नियुक्ति पत्र भेज दिया था क्या? तमाम प्रोसेस को पूरा करने के बाद तो वो पात्र हुए थे। वो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो तमाम टेस्ट तो हुए होंगे ना। ऐसे तो डॉक्टरी की नौकरी नहीं आपने दी थी। हालांकि वो क्लास 1 का नहीं था, 4th क्लास का ही था या तीसरे सी ग्रेड का था। लेकिन डी ग्रेड की भी अगर नौकरी होती है तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पार करने के बाद जाकर नौकरी मिलती है। तो वो तमाम प्रोसेस पार करके नुसरत परवीन पहुंची थी और आपके मंच तक पहुंची थी। सारा सिक्योरिटी चेकअप हुआ था। अगर नीतीश कुमार जी को चेहरे पर शक था तो तमाम सिक्योरिटी के अफसरों को बर्खास्त कीजिए। आपकी सुरक्षा पर कभी भी सेंध लग सकता अगर आपको लग रहा था कि नुसरत परवीन के चेहरे के पीछे कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया। और आपको डर था, आपके सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, एसपी क्या कर रहे थे, दूसरे लोग क्या कर रहे थे। इसलिए अनेकों सवाल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नीतीश कुमार के समर्थकों को इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पीस पार्टी ऐलान करती है अंतिम दम तक, जब तक या तो न्यायिक कार्रवाई होगी हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से आकर माफी मांगे। इससे कम कुछ भी नहीं। माफी अगर नहीं मांगेंगे तो हम फिर रास्ता न्यायिक ढूंढेंगे, हम कार्रवाई उन पर करवाएंगे।